हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, जो कि फर्स्ट चैप्टर से हम लोग देखने वाले हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। किसी आवेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, यानी निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। पूछ रहा है कि यदि कोई वस्तु को हम एक कूलम आवेश दे रहे हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए जो कि उस बॉडी से निकला गया है। तो हम लोग जानते हैं कि मान लेते हैं कि एक कोई बॉडी है और इस बॉडी को हम लोग चार्ज करना है। एक कूलम आवेश को हम चार्ज करते हैं, एक कूलम आवेश तक चार्ज कर रहे हैं। तो बताइए कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन कितना निकला है। तो हम लोग जानते हैं कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में Q इक्वल टू एन ही होता है। अब Q का वैल्यू कितना दिया है, एक कूलम दे दिया है। अच्छा, एन का वैल्यू पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। था इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और यहाँ से कूलम आपको कैंसिल हो जाएगा। तो एन की जगह पर क्या हो जाएगा, 1.6 गुने 10 के पावर -19 हो गया, जो कि एक ओवरऑल कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी उस बॉडी से 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। तब इस बॉडी पर चार्ज जो है एक कूलम आवेश के बराबर हो गया। आगे देखिए, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेशित करते हैं तो आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फर्स्ट सवाल है, ये दूसरा सवाल। कि किसी एक गोला कैसा है, अचालक। गोला कैसा है, अचालक है, और इस पर हम आवेश रख रहे हैं, और एक चालक गोला रहेगा और इस पर हम आवेश रखेंगे। तो चालक गोले के ऊपर यदि हम आवेश देते हैं तो आवेश का वितरण जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके सतह के चारों ओर एक समान रूप से वितरण होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये अचालक गोला है तो जिस पॉइंट पे या जिस प्लेस पे रख रहे हैं, जहाँ पे चार्ज रख रहे हैं, वहीं पे चार्ज रखा हुआ रहेगा, इसका वितरण नहीं होगा। तो आपका आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अचर रहता है, घटता या बढ़ता है। जब कोई वस्तु को आवेशित किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग जान ले, जो आवेशित किया जाएगा वस्तु को, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज होता है, जिसको आवेश कहते हैं, चार्ज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक पॉजिटिव चार्ज और एक वस्तु को हम नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कोई वस्तु धनात्मक कब हो जाता है, कोई वस्तु ऋणात्मक कब हो जाता है। अब ये समझ गए तो हम लोग आंसर इसका दे सकते हैं। कोई बॉडी धनात्मक हो जाता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो धनात्मक होता है। अब बताइए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है तो क्या बन गया, धनात्मक, यानी इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक हो जाएगा तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कोई बॉडी धनात्मक हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, त्याग हुआ है। और कोई बॉडी ऋणात्मक हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंटर किया है। तो धनात्मक वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, धनात्मक वस्तु का द्रव्यमान जो होती है घट जाती है। कोई वस्तु धनात्मक हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मास है, इसका जो द्रव्यमान है घट गया। ऋणात्मक है तो इसका जो द्रव्यमान है क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ पर बोला है कि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यहाँ पर तो बोला नहीं है कि धनात्मक कर रहे हैं कि ऋणात्मक कर रहे हैं। तो आपका आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगेन देख लेते हैं। किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। यानी कोई आवेश है और अनंत दूरी पर कोई आवेश है और अनंत दूरी पर कोई एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट के अबाउट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी। तो मान लेते हैं कोई चार्ज Q है और यहाँ से अनंत दूरी पर कोई पॉइंट P है, R का जो वैल्यू है इन्फिनाइट है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होता है के क्यू अपॉन में R स्क्वायर होता है, और यहाँ पर R का जो वैल्यू है इन्फिनाइट है, अनंत है। तो यहाँ पर अगर 1/, इन्फिनाइट लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0, जो कि आपका बी इज करेक्ट आंसर है। चलिए अगेन देख लेते हैं। यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो आवेश है उसके बीच दूरी बढ़ा देंगे तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कूलम्ब्स लॉ में हम लोग जानते हैं, कूलम्ब्स लॉ में हम जानते हैं कि Q1 और Q2 दो आवेश है और इनके बीच की दूरी R है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, यहीं से आया था। अब क्या बोल रहा है कि दूरी को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये वाला वैल्यू को बढ़ा देंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, बल का मान है, घट जाएगा। इसमें बी इज करेक्ट आंसर, इसका जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। आवेश का एस आई मात्रक, आवेश का एस आई मात्रक क्या होता है।
आवेश का एस आई मात्रक, आवेश का एस आई मात्रक जो है, सॉरी, आवेश का जो एस आई मात्रक है, आवेश का एस आई मात्रक क्या हो जाएगा, तो Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं आई टी, तो आवेश का मात्रक Q इक्वल टू आई टी। अब यहाँ से आई का क्या एम्पियर, समय का क्या सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पियर सेकेंड को हम लोग कूलाम बोलते हैं। अच्छा, इसका डायमेंशन फार्मूला यदि देखें, बीमीय सूत्र दिखे, यानी बीमीय सूत्र बोले तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आवेश का एस आई मात्रक कूलाम हो जाएगा। आपका डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए, आवेश के बीमा, आगे बोल ही दिया आवेश का बीमा, तो 80 हो गया, आवेश का बीमा क्या है, 80 हो जाएगा। तो आपका जो है आंसर ए इज करेक्ट आंसर, आवेश का बीमा क्या है, 80 है, तो ए इज करेक्ट आंसर। अगेन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण होता है। अगेन सवाल जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, आगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, जो भी है अब देख लिया जाए। तो बी इज इसका जो आंसर है, बी इज करेक्ट आंसर, इसका आंसर बी है। अगेन देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन क्या है, 3.2 × 10 की पावर -19 कूलाम पहला, दूसरा में दिया है 6.4, तीसरा में 2.4 और 1.6 × 10 की पावर -19, सभी में 10 की पावर -19 है। इसमें कुछ नहीं करना है, जो 1.6 से डिवाइड हो जाएगा वो मान संभव है, जो 1.6 से डिवाइड नहीं होगा वो मान संभव नहीं है। तो देखिए 16 दूनी 32, 16 चौको 64, 16 एकम 16 और ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपका हो गया सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, ये किस थ्योरी के अनुसार है भाई, तो ये आवेश का क्वांटमीकरण के अनुसार क्या होता है, किसी भी बॉडी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एन पूर्णांक के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं किसी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, यानी एन संख्या जो इंटीजर फॉर्म में हो सकते हैं, इनका जो वैल्यू 1 2 3 इस फॉर्म में हो सकते हैं, पॉइंट में नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा पूर्ण रूप में होगा, आधा सवा डेढ़ नहीं होगा, पॉइंट में मतलब नहीं होगा, तो इस नियम के अनुसार ये है। अगेन हम लोग देख लेते हैं, आपका अगेन सवाल है, कह रहा है कि स्थिर विद्युत आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। इन दो आवेश जो है स्थिर है, दो आवेश मान लेते हैं Q1 Q2 स्थिर है, तो किस प्रकार के बल लगता है, तो कूलाम साहब ये तो बताए हैं Q1 Q2 बटा में R², तो कूलाम के नियम लगते हैं, तो कूलाम के नियम। आपका इस सवाल का आंसर जो है सी इज करेक्ट आंसर रहा। आगे देखिए, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच की दूरी जो है, दो आवेश है मान लेते हैं Q1 है और ये आवेश क्या है Q2 है, इनके बीच की दूरी R है। अब यदि स्टार्टिंग में Q1 Q2 इनके बीच की दूरी R है, तब फोर्स क्या लगेगा भाई, तो K × Q1 Q2 बटा में R² लगेगा। अब यही दूरी को क्या कर दिया है, दूरी को दोगुना कर दिया है, तो Q1 और Q2 और यहाँ R की जगह पर 2R कर दिया है, तो F की जगह पर क्या लगेगा, K Q1 Q2 बटा में 2R के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 4R² तो R² रहेगा ही है, 4 तो कौन दिख रहा है, यही तो एक्स्ट्रा है 4, तो 1/4 हो जाएगी। अच्छा, फोर्स का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा, घट जाएगा। अभी इसको मान के चलिए, ये जो फोर्स का मान है 40, ठीक है 40 न्यूटन। अब 40 गुने 1/4 यानी 10 न्यूटन हो जाएगा, यानी फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आपका इस सवाल का जो आंसर है डी इज करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगेन देख लेते हैं, 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान दो आवेश जिनमें प्रत्येक का मान 1 कूलाम है, तो इन दोनों के बीच वायु में लगने वाला बल क्या होगा। कह रहा है कि दोनों का वैल्यू जो है 1 कूलाम है, दो आवेश है और दोनों का जो वैल्यू है 1 कूलाम है, दो आवेश हैं और दोनों का वैल्यू कितना है, 1 कूलाम Q1 और Q2 है, ये भी 1 कूलाम का है, ये भी 1 कूलाम का है, 1 मीटर पर रखा हुआ है। तो फोर्स का मान कितना होगा, तो फोर्स का मान कितना होगा, बेहद इंपॉर्टेंट, एक का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर K के बराबर, तो K का वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। अच्छा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर नहीं लिखना है, क्योंकि फोर्स का मान निकाल रहे हैं, तो फोर्स का मान क्या होगा, न्यूटन, जो भी होगा 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। आपका जो आंसर रहा सी इज करेक्ट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगेन सवाल देख लेते हैं, आपका सवाल है मुक्त अवकाश की परावैधता एप्सिलॉन नोट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका जो वैल्यू होता है याद रख लीजिएगा 8.85 × 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रहे, एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होती है 8.85 × 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यही कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग फायराइड प्रति मीटर भी हम लोग बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में एफ और ऐसे भी लिख सकता है, या एफ के पावर -1, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देख लीजिए, अगेन हम लोग बात कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, जो भी होगा आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए इज करेक्ट आंसर, इस सवाल का जो आंसर है ए आंसर है। आगे देखिए, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैधता, बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल, ई आर रिलेटिव परमिटिविटी होता है, तो किसी माध्यम की परमिटिविटी, ठीक है, और
एयर का परमिटिविटी ए बराबर होता है, यहाँ एम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, तो ई आर इजकल टू यहाँ एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन नोट, या इसको किसी माध्यम का निकालना है परावैधता, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आपका रिलेशन आएगा। यहाँ से जो भी पूछेगा आंसर, तो आपका जो है ए इज, इस प्रश्न का जो आंसर है ए इज करेक्ट आंसर है। अगेन देख लेते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, सबसे पहले समझिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में कोई इकाई आवेश रखा हुआ है, तो इस विद्युत क्षेत्र द्वारा इस आवेश पर, एक कूलम आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है, कोई विद्युत क्षेत्र में कोई टेस्ट चार्ज को, एक कूलम आवेश को रख दिए, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा इस आवेश पर जितना फोर्स लग रहा है उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको डिनोट करते हैं, ए बराबर होता है क्यू इंटू ई, ए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, जो भी आएगा ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ इस फॉर्म में तो नहीं दिया है, तो ई इजकल टू क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर अपॉन क्यू, जो भी होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो भी होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आपका ए इज करेक्ट आंसर, इस सवाल का जो आंसर है ए है। आइए, अच्छा इसका क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अच्छा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, अच्छा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक पूछा है ना, तो एक आपका जो होगा फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स का न्यूटन हो जाएगा और आवेश का कूलाम होता है तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ये जो आपका मात्रक हो न्यूटन प्रति कूलाम, जो भी आंसर बी, तो इसका जो आंसर है मात्रक वाला पूछेगा तो बी, और फार्मूला पूछेगा तो ये जो भी है। अच्छा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशन फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का डायमेंशन फार्मूला, यानी ई का डायमेंशन फार्मूला पूछ रहा है, ई का डायमेंशन फार्मूला, तो ई बराबर क्या होता है होगा, ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। एफ क्या है, तो फोर्स है, तो फोर्स का क्या हो गया, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, और आवेश का ए टी होता है, और इसको ऊपर में कर देंगे तो एम एल टी, एगो दो को माइनस में, एक ऊपर में चला जाएगा तो माइनस 3 और ए माइनस 1, तो ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन हम लोग बात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। अगेन देख लेते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा इसमें क्यू चार्ज पर बल लग रहा है। कह रहा ना कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र है, समरूप वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि जो वैद्युत क्षेत्र है इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें कोई आवेश रखा हुआ है, इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई आवेश रख रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है उसका वैल्यू पूछ रहा है। तो एफ बराबर अभी जस्ट बताए क्यू इंटू ई, जो भी है आपका ये आंसर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर है ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लेते हैं, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगी। कह रहा है ना कि कोई आवेश Q है और इसे r दूरी पर कोई पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पर इस आवेश के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो E बराबर हम लोग जानते हैं KQ बटा में R स्क्वायर, जो भी होगा ये आपका आंसर होगा। और यहाँ पर जो K का वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में R स्क्वायर, जो भी है आपका आंसर। तो हमारा आंसर बी, इस सवाल का जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर, इस सवाल का जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो आवेश कैसा क्वांटिटी है, आवेश पर विचार कीजिए, Q इक्वल टू IT होता है। तो आवेश जो है हम लोग जानते हैं कि धारा क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है, ए भी स्केलर क्वांटिटी है और समय भी स्केलर क्वांटिटी है, और दो स्केलर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट जो होगा, दो स्केलर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होगा या स्केलर होगा। डायरेक्टली हम कह सकते हैं ये जो चार्ज है स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा क्षमता कैपेसिटी क्या है, तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वेक्टर क्वांटिटी है, ई जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का SI मात्रक, विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ए माइनस चार्ज और सेम अमाउंट का ही प्लस चार्ज। मान लीजिए कि इसका वैल्यू 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 19 है, ये माइनस में है, और इसका वैल्यू 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 19 है, ये बोल रहे हैं। दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। और दोनों आवेश के बीच की दूरी मान लेते हैं कि यहाँ पर दोनों आवेश के बीच की दूरी 2a है, कितना है 2a। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हम लोग P से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहता है कि दोनों आवेश में से कोई एक आवेश को ले लीजिए, तो दोनों आवेश में कोई एक आवेश को ले लीजिए, इसका मतलब क्यों ले लेते हैं, और बीच के सेपरेशन, बीच की दूरी से गुना कर दीजिए, और यही कहा जाएगा आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या पूछ रहा है, SI मात्रक, SI यूनिट पूछ रहा है। तो यहाँ पर आवेश है, एक कूलाम हो गया, और ये क्या है डिस्टेंस ही तो है, तो इनटू में क्या मीटर, तो कूलाम इनटू मीटर।
आपका ए इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर है ए इज करेक्ट आंसर रहा। अगेन देख लेते हैं, कह रहा है कि किसी वस्तु पर एक कूलाम ऋण आवेश तब संभव है जब उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर वही बात बोला है कि किसी वस्तु को एक कूलाम आवेश तब कहेंगे जब उसमें इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। फिर तो वही हम बात बताएं, बट कितना आंसर होगा इसका 6.25 गुने 10 की पावर 18 यही इलेक्ट्रॉन होगा, तब बोलेंगे इस पर एक कूलाम आवेश है। टैट में से पूछ सकता है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुने 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, इसका डिटेल से देख लेते हैं कि इक्वल टू एन होता है ना, तो एक कूलाम आवेश और एन एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इतना होता है, एक कूलाम से कूलाम कैंसिल होगा, n बराबर 1/1.6 गुने 10 के पावर -19। अच्छा, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और वो 16 होगा, और ये वाला माइनस है तो प्लस में जा करके 19 हो जाएगा। अब हम एक कहना चाह रहे हैं कि इसमें 19 है तो एक जीरो यहाँ पे सटा दीजिए, ठीक है, और पावर 10 के पावर 18 हो जाएगा। अच्छा, ये 19 से तो 18 हो गया। अब देखिए इसमें 25 मतलब 25 जगह 100, 4 को 16, ये आपका 25 बटा कितना हो गया 4 हो गया गुने 10 के पावर 18। 25 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो वो आएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना आएगा। ये भी आपका आंसर होगा। आगे देख लीजिए, आगे सवाल है कि अघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई के साथ कोई कोण बनाता है, तब इस पर बल अघूर्ण कितना है। क्या कह रहा है, कोई एक अघूर्ण है और उसमें एक समान विद्युतीय क्षेत्र में कोई समान विद्युतीय क्षेत्र में है, तब बल लगाता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत समझने वाले इसमें है, कंसेप्ट है। देखिए, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में कोई आवेश, कोई विद्युत अघूर्ण है, सॉरी कोई एक क्या है विद्युतीय द्विध्रुव है। द्विध्रुव करने का मतलब है ए माइनस चार्ज और ए आपका हो गया प्लस चार्ज, इसका बीच का सेपरेशन 2a है। याद रहे ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र पर जो प्लस चार्ज है इस ओर इसका होता है डायरेक्शन, और माइनस चार्ज के कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होता है। अब देखिए, ये फोर्स इधर लगाएगा और ये फोर्स इधर लगा रहा है, और इसमें जो है मान लेते हैं कि इसमें एंगल थीटा एंगल पर है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, जो इसमें अघूर्ण जो होगा, अघूर्ण टॉ, ठीक है, वैद्युत अघूर्ण को जो हम टॉ से डिनोट करते हैं, टॉ इजकल टू इसमें जो होता है P क्रॉस E, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, क्रॉस E के बराबर होता है। तो टॉ बराबर यहाँ पर देख लीजिए PE साइन थीटा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, AB साइन थीटा होता है, तो AB साइन थीटा। अब जो भी आंसर दे, चाहे तो A दे चाहे तो ये दो आंसर मार लेंगे हम लोग, तो P क्रॉस E के बराबर हो गया, तो P क्रॉस E के बराबर हो गया। अच्छा, इसमें क्या है फिर से समझिए कि ये जो है वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, तो द्विध्रुव करने का मतलब है माइनस से प्लस कोई एक सेपरेशन बीच में 2 है। अब इसमें देखिए प्लस चार्ज कोई यदि हम वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर फोर्स लगाता है, तो ये फोर्स लगाएगा Q इंटू ई की इधर फोर्स लगाएगा, और माइनस चार्ज वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट दिशा में फोर्स लगाता है, वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट दिशा में फोर्स लगाता है। तो ये जो फोर्स लगाएगा ये इधर लगाएगा, Q इंटू इधर लगाएगा, एक उधर लगा रहा है एक इधर लगा रहा था, ऐसा घुमाएगा तो उसी को अघूर्ण बोलेंगे, और इसके बीच के एंगल जो हम लोग मान लेते हैं थीटा एंगल है। तो इसमें जो टॉ है, टॉ इजकल टू P क्रॉस E के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है, और ये दोनों क्या है वेक्टर है, तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट AB साइन थीटा, तो AB साइन थीटा ये आपका PE साइन थीटा चाहे P क्रॉस A। तो आपका जो है इस सवाल का जो आंसर है A इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछ सकता है कि ये जो विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है द्विध्रुव, इसमें मैक्सिमम जो मान होगा किस एंगल पर मैक्सिमम मान हो सकता है, इसमें जो बल लगाएगा इस पर लगा हुआ बल अघूर्ण जो है, बल अघूर्ण लगेगा किस एंगल पर सबसे अधिकतम मान हो सकता है। तो देखिए टॉ इक्वल टू हम लोग क्या देखें PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू सबसे अधिकतम किस एंगल पर होगा, तो 90 डिग्री का मान 1 होता है ना, साइन का सबसे अधिकतम मान +1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है, जो कि ये जो होता है 180 पर, सॉरी 90 डिग्री पर होता है। तो टॉ का सबसे मैक्सिमम मान कितना डिग्री पर होगा, तो 90 डिग्री पर। आगे हम लोग सवाल इसका करेंगे, ठीक है, देख लीजिए। अच्छा, देखिए पूछ रहा है कि कोण का वैल्यू 90 डिग्री, आगे देख लीजिए, P अघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र E के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है भाई, 90 डिग्री। तो 90 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू PE के बराबर आ जाएगा, वही सवाल पूछा है। चलिए आपका आंसर ये हो गया। अच्छा, आप पूछ रहा है कितना डिग्री के कोण पर सबसे अधिकतम मान होगा, P अघूर्ण वाला विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण जो है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में सबसे अधिकतम मान कब प्राप्त करेगा, तो 90 डिग्री पर होगा। अच्छा, आगे देख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आपस में क्यों नहीं काटती है, क्यों नहीं काटती है, ऐसे नहीं दिखाया हुआ, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती है। अब बताइए 45 डिग्री पर कि 30 डिग्री पर कि 90 डिग्री पर कि कभी नहीं काटती है,
बताइए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होता है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि किसी भी पॉइंट के अबाउट यदि हम टेंजेंट खींच देते हैं, यदि हम लंब खींच देते हैं, तो ये जो है अपना वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब जैसे कि एक और लाइन ऐसे हम काट दें, तो यहाँ पर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, अब एक पॉइंट पर इधर भी हम यदि हम लंब बनाएं तो ये पॉइंट बन गया एक। अब ये समझिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है, एक आदमी बैठा हुआ है, एक मैन है, और इसका डायरेक्शन दो तरफ डायरेक्शन है दिखा रहा है। तो एक आदमी दो तरफ चल सकता है? नहीं चल सकता है। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काट सकती है, तो काट भी नहीं करेगी। तो ये आपका डी इज करेक्ट आंसर। जो आपका जो सवाल है उसका आंसर डी होगा। आगे देख लीजिए, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU, बहुत इंपॉर्टेंट। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। आप देखिए एक ESU बराबर 3 × 10⁻9 होता है, ठीक है, 9 कूलाम होता है। अब यहाँ पर कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो अप्रॉक्स में जो है सी इज करेक्ट आंसर। सी क्या है? सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, अगेन सवाल है 2015 में पूछा हुआ है। दो को आवेश है और उसके बीच की दूरी दे दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अभी बताए हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अभी जस्ट बताए हैं। दो आवेश है, उनके बीच की दूरी दे दिया है। देखिए मान लेते हैं Q1 यहाँ पे है और यहाँ पर Q2 है और बीच की दूरी है। अब दो आवेश का परिमाण कितना है? 6.25 × 10⁻−19 कूलाम, और यहाँ पर माइनस में दे दिया है 3.2 × 10⁻−19 कूलाम, और सेपरेशन बीच का जो दूरी है 2.4 × 10⁻−10। तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मान कितना होगा, यानी P का वैल्यू होता है, कोई एक आवेश को उठा लीजिए, बीच के सेपरेशन से गुना कर दीजिए, वो आपका आंसर आएगा। तो 3.2 × 10⁻−19 और बीच की दूरी क्या है? यही ना है, तो 2.4 × 10⁻−10। अब देखिए 19 हुआ है, 10 हुआ है, तो कितना हो गया? 29 को, और इसको गुना कर लीजिए, तो 3.2 और 2.4 गुना कीजिएगा तो ये आपका 8 आ जाएगा, 4 12, ये हो गया, ये आपका रहा 768, 2.2 आपका 7.68 × 10⁻29। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसका यूनिट देख लिया जाए तो कूलाम, और ये आपका मीटर है। तो ये आपका जो है बी इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लेते हैं।